तो चलिए मैं इसे जरा फुल मोड में ले लेता हूँ पहले। इन फुल मोड। तो मैं जल्दी से मूवमेंट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करता हूँ। आई एम मूविंग टू द न्यूमेरिकल डायरेक्टली। We have done all the theories. So we will do two numericals today. Two numericals. First numerical will be this one. This we were discussing in the last class for some time, but it has not been completed because the time has been finished. So look at this question again. A plate made of steel 20C8. That change to making a pointer here. So a plate made of steel 20C8 SUT 440 hot rolled and normalized. So this hot rolled will decide our which factor? K. K means surface finish factor. Surface finish factor, hot rolled. तो आपको यहाँ पे कई तरह के वर्ड मिल सकते हैं क्वेश्चंस में। कभी हॉट रोल्ड मिल सकता है, कभी कोल्ड ड्रॉन मिल सकता है, कभी मशीन्ड मिल सकता है ना, कभी पॉलिश्ड स्पेसिमेन मिल सकता है, पॉलिश्ड मिल सकता है, लाइक दैट। तो जो भी चार्ट आप डाटा बुक में देखेंगे वहां पर हॉट रोल्ड के लिए you will see the Ka surface finish factor ना। तो Ka हमको क्यों निकालना जरूरी है? Because SE is given by Ka into Kb into Kc into Kd multiplied by SE dash. So SE dash is the endurance limit of the specimen and this SE is the endurance limit of the actual component. So here the actual component is plate. Here the actual component is plate. So SE is the endurance limit of the plate. So it's shown in figure. It is subjected to a completely reversal axial load of 30 kilonewton. So completely reversal axial load इसका मतलब the force is given by plus minus 30 kilonewton, है ना। तो you can say P minimum is minus 30 kilonewton and P maximum is plus 30 kilonewton. ठीक है। यदि आप फोर्स को देखना चाहेंगे तो आपका फोर्स कुछ इस तरह से शो होगा। दिस इज द फोर्स। सो हियर इट इज द पॉइंट फॉर द, सपोज ऑन दिस एक्सिस आई हैव टेकन फोर्स, सो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स द पी मैक्सिमम, है ना। सो दिस इज पी मैक्सिमम पॉइंट एंड दिस इज द पी मिनिमम पॉइंट। इफ यू विल टेक एवरेज देन यू विल गेट मीन फोर्स। सो मीन फोर्स विल बी 0 इन दिस केस। कंप्लीटली रिवर्सल केस में मीन फोर्स क्या हो जाता है? 0 हो जाता है ना। 30 plus minus 30 divided by 2. So this is the mean force. So mean force will be 0 in this case. And the amplitude force is given by 30 minus minus 30 divided by 2. So it is 30 plus 30 by 2. So it is 30 kilonewton. So the amplitude force is given by 30 kilonewton. ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट है नहीं, है ना। रिवर्सल एक्साइल लोड का मतलब आप समझ गए, 30 किलोमीटर। द नोच सेंसिटिविटी फैक्टर Q कैन बी टेकन एज 0.8। सो Q इज गिवन 0.8। ठीक है। एक हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, आपको याद हो तो हमने डिराइव किया था, द फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इज गिवन बाय 1 plus Q multiplied by KT minus 1। okay, so by this formula we can find Kf if the node sensitivity factor is given. Kt is the stress concentration factor, and stress concentration factor you can find from the design data book, and Q is given in the question, it is 0.85. So when Kt is available, Q is available, you can find Kf. The factor of safety is to determine the plate thickness for the infinite life, है ना। अब ये क्वेश्चन क्या बात कर रहा है? इनफाइनाइट लाइफ की बात कर रहा है। तो इनफाइनाइट लाइफ में क्राइटेरिया क्या होता है? बताइए आप में से कोई, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द इनफाइनाइट लाइफ? एंड्योरेंस लिमिट होती है। एंड्योरेंस लिमिट इज द डिजाइन क्राइटेरिया फॉर द इनफाइनाइट लाइफ। बिल्कुल सही है। तो आपने ये देखा होगा कि जब हम वो खींचते थे, डायग्राम बनाते थे, एसएन डायग्राम बनाते थे, तो एक तरफ हम क्या लेते थे? नंबर ऑफ साइकिल्स का लॉग लेते थे, है ना, लॉग ऑफ द नंबर ऑफ साइकिल्स, और एक तरफ हम क्या लेते थे? लॉग ऑफ द स्ट्रेस एम्पलीट्यूड। ये जो सिग्मा ए निकला है, स्ट्रेस जो है,
एम्पलीट्यूड स्ट्रेस जो है उसका हम लॉग लेते थे। तो जनरली क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सिग्मा ए को फटीग स्ट्रेंथ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। ये सिग्मा ए बेसिकली क्या है, यही फटीग स्ट्रेंथ है। तो इस एक्सिस पे हम इसको बोलते हैं S and this is N, that's why it is SN diagram. So on the x-axis we take logarithm of the number of cycles and on the y-axis we take logarithm of the fatigue strength, है ना। तो डायग्राम आप देखेंगे कि 1000 साइकिल्स पर ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, 0.9 SUT को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पे लॉग लेंगे, लॉग ऑफ 0.9 SUT, और इस पॉइंट पे हम जब यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं तो हमें एक लाइन मिलती है, लाइन के बाद फिर वो लाइन स्ट्रेट हो जाती है, ठीक है। तो ऑन दिस लाइन दिस इज द क्राइटेरिया फॉर द एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। So this portion represents the infinite life. So for the infinite life portion, the criteria is endurance limit. And if the problem is for the definite life, and it is not for the infinite life, then our criteria will be this line, and this line is basically SN diagram. So for this portion, we will use, this is the finite life portion, and for this portion, we will use SN diagram. And a basic difference, finite life, infinite life. तो इनफाइनाइट लाइफ के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज द पॉइंट SC, और मान लीजिए मैं SC से कुछ बिलो में काम कर रहा हूं, देन आई एम सेफ, है ना। इफ आई एम वर्किंग एट SC, देन आई एम ऑन द बॉर्डर लाइन, है ना। इफ आई एम वर्किंग ऑन दिस स्ट्रेस, देन आई एम वर्किंग ऑन द बॉर्डर लाइन। सो आई वांट सम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सो फैक्टर आफ्टर डिवाइडिंग द SC विद द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, देन it will be my amplitude stress. So for the infinite life, this will be the design criteria. Sigma A is given by SC divided by Fs. करेक्ट। अब देखिए इसमें कोशिश कर लेते हैं कि इसमें 3 आइटम मुझे रिक्वायर्ड है, आई रिक्वायर्ड ओनली 3 आइटम्स, है ना। फर्स्ट आइटम इज सिग्मा ए। सिग्मा ए कैसे निकालूंगा, सिग्मा ए क्या होता है, सिग्मा ए सिग्मा मैक्स के बराबर होता है। सिग्मा ए सिग्मा मैक्स के इक्वल होता है, कब होता है, जब लोड हमारा कंप्लीटली रिवर्स बेंडिंग हो, है ना। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि जब रिवर्स बेंडिंग का केस होता है तो उस केस में स्ट्रेस एम्पलीट्यूड की वैल्यू सिग्मा मैक्स के बराबर होती है, और सिग्मा मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अपर फाइबर पे my डिवाइड बाई आई, बॉटम फाइबर पे भी my डिवाइड बाई आई होता है। एक तरफ ये टेंसाइल इन नेचर होता है तो दूसरी तरफ कंप्रेसिव इन नेचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर my अपॉन आई की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, बेंडिंग मूवमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका कोई डायग्राम दे रखा है क्या, इसका एक डायग्राम भी दे रखा है। डायग्राम देखिए, ये डायग्राम है, प्लस माइनस 30 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, एक्साइल लोडिंग है। ये कैसी लोडिंग है, ये तो एक्साइल लोडिंग है। तो एक्साइल लोडिंग के केस में, ठीक है। अब स्ट्रेस कंसंट्रेशन देखें तो आप होल वाले पोर्शन पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा, तो आप इस वाले पॉइंट पर क्या निकालेंगे, स्ट्रेस निकालेंगे सिग्मा ई। जब बेंडिंग रिवर्स बेंडिंग का केस होगा तो my/I से निकलेगा। यदि एक्साइल लोडिंग का केस है तो इस केस में सिग्मा ई हमारा कैसे निकलेगा, वी विल जस्ट डू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इन केस ऑफ एक्साइल लोडिंग। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स, द मैक्सिमम फोर्स वी विल टेक 30, रिवर्स एक्साइल केस में वी विल टेक फोर्स 30, एंड व्हाट इज द एरिया, सो फॉर एरिया द विड्थ इज 50 minus whole diameter is 10, so the area will be 50 minus 10, है ना। यदि हम 10 मिलीमीटर माइनस कर देते हैं, then we have this width, it is 50 minus 10 and multiplied by the plate thickness, so we have 30 divided by 40t, this will be our sigma a, है ना। और sigma a is given by endurance limit divided by Fs, ठीक है। अब एंड्योरेंस लिमिट को हम कैसे निकालेंगे, अब ये एक्साइल लोडिंग का केस है, देन इट विल बी SC एक्साइल, क्योंकि आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया है कि SC एक्साइल जो है वो भी SC बेंडिंग से 0.80% होता है। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द एक्साइल एंड्योरेंस लिमिट एंड द रिवर्स बेंडिंग एंड्योरेंस लिमिट। तो एक्साइल एंड्योरेंस लिमिट इज 0.8% ऑफ द SC, एंड SC इज गिवन बाय 0.8, SC is given by KA, KB, KC, KD and SC dash. Okay, अब K we will find from data book, KB we will find from data book, KC we will find from data book as per the reliability. KD के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, KD is given by 1 by KF,
ठीक है, एंड फॉर के एफ यू हैव फॉर्मूला 1 + 2 × KT - 1। देखो सारी चीजें आपस में लिंक है, आपको एक बार प्रोसीजर क्लियर होगी, अल्टीमेट आपका फॉर्मूला यही है, सिग्मा ए इक्वल टू SEA डिवाइड बाई FS। आपको तीन चीजें रिक्वायर्ड है, एक आपको एम्पलीट्यूड स्ट्रेस रिक्वायरमेंट है, एक आपको एंड्योरेंस लिमिट रिक्वायरमेंट है, एक आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिक्वायरमेंट है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो क्वेश्चन में 2 दे रखा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिग्मा ए हमने निकाल लिया फोर्स बाई एरिया से, क्योंकि एक्साइल लोडिंग का केस है। यदि रिवर्स बेंडिंग का होता तो उस केस में हम कैसे निकालते, My/I से निकाल लेते, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, थिकनेस हमने कैलकुलेट कर ली होल को माइनस करके, है ना। इसी वाले पॉइंट पे देखना है कि कौन से पॉइंट पे ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा, तो जहां एरिया कम होगा वहां स्ट्रेस ज्यादा डेवलप होगा, जहां स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा। सो दिस इज द डिजाइन क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन एट व्हिच वी हैव टू डिजाइन। सो सिग्मा ए आपके पास 30/40 T अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ प्लेट थिकनेस एंड T इज अननोन फॉर अस, T इज अननोन, यही हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में। अब आती है बात SEA की, तो SEA को कैसे निकाल सकते हैं, 0.8 टाइम्स SC, और SE को क्या लिख सकते हैं, चारों फैक्टर का मल्टीप्लाई इनटू SE डैश। अब इन चारों फैक्टर को कैसे निकाल सकते हैं, डिजाइन डाटा बुक की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो K को निकालने के लिए हमारे पास क्या रूल है, K को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास रूल क्या है, K हमेशा चार्ट से निकलता है, डाटा बुक से। तो डाटा बुक में इस तरह से कई सारे डायग्राम्स होते हैं, उन डायग्राम्स में एक तरफ हम SUT एक्स एक्सिस पे SUT होता है, और दूसरी तरफ जो होता है उसमें K की वैल्यू होती है, ठीक है। अब K और SUT के बीच में ये लाइंस होती हैं, तो मान लो ये वाली लाइन जो है पता लगा उसके लिए है, कोल्ड ड्रॉन के लिए, ठीक है, और ये वाली लाइन पता लगा हॉट रोल्ड के लिए है। तो अब आपके क्वेश्चन में कौन सी चीज इन्वॉल्व है, हॉट रोल्ड इन्वॉल्व है। तो आप हॉट रोल्ड वाले ग्राफ को, है ना, SUT क्वेश्चन में गिवन है ना, SUT क्वेश्चन में कितने गिवन है देख लीजिए, SUT क्वेश्चन में गिवन है 440, है ना, इट इज 440। तो आपको कुछ नहीं करना है, इधर 440 का मार्क आपको लगाना है, इस 440 के मार्क से इस ग्राफ को कट करना है परपेंडिकुलर लाइन से, और जहां पे ये ग्राफ कट करेगा वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपको y स्केल देखना है, उस y स्केल पे जो वैल्यू होगी वही आपकी K की वैल्यू होगी। तो आप सरफेस रफनेस फैक्टर कहां से कैलकुलेट कर लोगे, डिजाइन डाटा बुक से कर लोगे। डिजाइन डाटा बुक से देखने के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड हैं, एक तो SUT और एक आपका मशीनिंग प्रोसेस, है ना, उसकी मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उस प्रोडक्ट को, उस प्लेट को किस प्रोसेस से बनाया गया है, हॉट रोल्ड से बनाया गया है या कोल्ड ड्रॉन से बनाया गया है, करेक्ट। तो आई थिंक K में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग स्वयं कर लेंगे। KB, अब KB के लिए क्या रूल है, हमारा जो स्पेसिमेन था वो क्या था, 7.5 मिलीमीटर डायमीटर का था, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन में हमको डायमीटर पता है स्पेसिमेन का, हमें तो नहीं पता है, हमारी तो प्लेट है, ये डायमीटर है ही नहीं, यहाँ तो प्लेट थिकनेस की बात चल रही है। तो KB जो है एक तरह का क्या है, साइज फैक्टर है। तो KB के केस में तीन ही वैल्यू होती हैं, KB = 1 होता है जब हमारा डायमीटर लेस देन 7.5 होता है, ठीक है। KB = 0.85 होता है जब हमारा डायमीटर 7.5 से 50 mm के बीच में होता है। तो 7.5 लेस देन D लेस देन 50, ये कंडीशन जब होती है तब हमारा KB 0.85 होता है, ठीक है। तो जब वो हमें डायमीटर क्वेश्चन में ना दे रखा हो तो हम एक जनरल अजम्पशन करते हैं कि हमारा डायमीटर 7.5 से 50 के बीच में होगा, है ना। वी डू द अजम्पशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि KB कैसे निकालें। तो आप ये अज्यूम कर लीजिए कि हमारा जो रिवर्स बेंडिंग का स्पेसिमेन था उसका जो डायमीटर है वो 7.5 से 50 के बीच में मान लिया हमने एक्चुअल कंपोनेंट, ठीक है। तो जब वो 7.5 से 50 के बीच में मान लिया तो KB हमारा कितना हो गया, 0.85 हो गया, तो KB की प्रॉब्लम खत्म, K की प्रॉब्लम खत्म। अब आता है KC इज रिलायबिलिटी फैक्टर। अब रिलायबिलिटी फैक्टर के लिए क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन में कहीं रिलायबिलिटी दे रखी है, ध्यान से देखिए, रिलायबिलिटी इज गिवन, रिलायबिलिटी इज 90%, ठीक है, रिलायबिलिटी 90%। तो 90% रिलायबिलिटी के लिए फिर डाटा बुक में चले जाओ, डाटा बुक में टेबल है ना, डाटा बुक में टेबल है, टेबल में 2 कॉलम है, पहले कॉलम में रिलायबिलिटी का परसेंटेज है, दूसरे कॉलम में रिलायबिलिटी का फैक्टर है ना। तो रिलायबिलिटी का परसेंटेज 90% के सामने जो वैल्यू लिखी है वो आपका रिलायबिलिटी फैक्टर हो गया। तो KC निकालना बड़ा आसान है ना। तो 90% रिलायबिलिटी फैक्टर के लिए जो KC की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.897 होती है। आप डाटा बुक से देख सकते हैं, डाटा बुक तो देखने की आपको हैबिट डाल देनी है, हमेशा डाटा बुक प्रेफर करिए, मैंने चेक करना आपको बता दिया, उसी चैप्टर में मिलेगी, फ्लक्चुएटिंग लोडिंग वाले चैप्टर में आपको रिलायबिलिटी की भी टेबल वहां पे दी हुई है, 5.2, 5.3, 5.4,
5.5 ये टेबल आप रिप्रेजेंट करेंगे वहां पे, तो ये सब चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। ठीक है, तो केसी की बात खत्म हो गई। अब आता है केडी। केडी फैक्टर के लिए ये मॉडिफाइंग फैक्टर है, और केडी की वैल्यू 1/kf होती है, और kf की वैल्यू जो है वो 1 + q × kt - 1 होती है। अब q क्या है? नो सेंसिटिविटी फैक्टर। q तो क्वेश्चन में दे रखा है 0.85। अब चाहिए kt। kt कैसे निकालोगे? kt डाटा बुक से देखोगे, डाटा बुक में टेबल है kt के लिए। kt में x एक्सिस पे क्या देखना है, y एक्सिस पे क्या देखना है? y एक्सिस पे kt स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर होगा, x एक्सिस पे ये होल का डायमीटर कितना है 10, और ये बड़ी विड्थ कितनी है 50, तो 10/50 का रेशियो क्या हुआ 1/5। 1/5 मतलब 0.2। तो यहां पर आपको d/w देखना होता है। ठीक है, d/w, d मतलब होल डायमीटर और w मतलब प्लेट, इट इज द थिकनेस ऑफ विड्थ ऑफ द प्लेट। So whatever is the ratio of d/w, you will mark here, and there is a chart here. From D you will draw the perpendicular line where it cuts the graph. Draw a horizontal line. That value will represent kt. So kt can be found from design data book. Once the kt is available, then kf can be found. Once kf is available, kd can be found. So kd is available. Multiply all these three. अब बचा SE dash. SE dash तो बहुत इजी है। SE dash is the endurance limit of the specimen. तो ये जनरली कितनी होती है 0.5 टाइम्स SUT स्टील के केस में। अब आप ये देख लो, आपका क्वेश्चन स्टील का है। यस, इट इज ए स्टील केस मेड ऑफ स्टील। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के केस में ये 0.4 SUT होती है, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बट स्टील के केस में आपको ये 0.5 SUT लेके आगे बढ़ना है। तो एसी डैश आपका 0.5 SUT हो गया। SUT क्वेश्चन में गिवन है, तो एसी डैश पता लग गया, केडी केसी के सब कुछ तो पता है, तो एसी पता लग गया, एसी पता लग गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पता लग गया, सिग्मा ये टी के फॉर्म में है, तो आप टी को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व। सर हाँ बोलिए। क्वेश्चन में साइज फैक्टर 0.85 दिया है ना? हाँ, साइज फैक्टर 0.85 इसलिए लिया क्योंकि देखो ये मान लो कि जैसे एक सेकेंड, जैसे कि मान लीजिए जो हमने स्पेसिमेन बनाया था, ये वाली जो मशीन थी, देखो मैंने आपको फिर से दिखा देता हूँ। हमने एक्सपेरिमेंट जो किए थे, जो ग्राफ बनाए थे, एसएन डायग्राम, वो स्पेसिमेन से बनाए थे, है ना। अब ये जो स्पेसिमेन था, ये स्पेसिमेन तो सर्कुलर था ना, लेकिन हमारा जो एक्चुअल कंपोनेंट है ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सर्कुलर हो, कभी वो प्लेट होगा, ठीक है, कभी वो बीम होगा, कभी वो शाफ्ट होगा। जब बीम होगा तो सर्कुलर हो सकता है ना, बीम होगा तो ट्रायंगुलर भी हो सकता है, बीम होगा तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का भी हो सकता है, तो इट इज नॉट नेसेसरी। तो हम क्या करते हैं, स्पेसिमेन की इंड्योरेंस लिमिट को तो निकाल लेते हैं 0.5 SUT से, फिर एसी डैश में मल्टीप्लाई करते करते हम अपने एक्चुअल कंपोनेंट तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल कंपोनेंट तक पहुंचते हैं तो उसमें हम फिर केबी को क्या लें। ठीक है, तो केबी का जब हमको साइज ही क्लियर नहीं है, तो क्वेश्चन में साइज ही पूछी गई है ना, साइज हमारे लिए अननोन है। तो जब हमारे लिए साइज अननोन होती है तो उस केस में एक जनरल थिंकिंग है कि हम अपने कंपोनेंट का, यदि रिवर्स बेंडिंग का केस होता तो उसमें डायमीटर 7.5 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर के बीच में अज्यूम कर लेते हैं एक्चुअल कंपोनेंट का। ठीक है, तो एक्चुअल कंपोनेंट का हमने ये अजम्पशन किया, अजम्पशन मानते ही केबी कितना हो गया 0.85 हो गया, और जैसे ही 0.85 हुआ तो हमने क्या निकाल लिया, ऐसे निकाल लिया, है ना, ऐसी के केबी केसी केडी करके हमने ऐसी निकाला। लेकिन ये ऐसी जो निकला, ये प्लेट का थोड़ी निकला, ये ऐसी जो है इस डायमीटर के बीच में जो भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन था उसका ऐसी निकला। ठीक है, अब उस ऐसी को जब हमने 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब वो एक्साइल लोडिंग में एक्चुअल कंपोनेंट का एसी डैश निकला। तो स्पेसिमेन इस तरह से लिंकिंग हो रहा है हमारी प्लेट के साथ, है ना। प्लेट में एक्साइल लोडिंग है, इसलिए हम उसे 20% अगेन रिड्यूस कर रहे हैं। ये सारे फैक्टर इंड्योरेंस लिमिट को रिड्यूस कर रहे हैं, चाहे केडी हो, केसी हो, केबी हो, के हो। यदि मान लो इन सबकी वैल्यू में 111 ले लूं, तो S इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 एसी डैश, तो क्या हुआ, S इक्वल टू एसी डैश हो जाएगा ना, है ना। हाँ, ये तो सारे फैक्टर मैंने 1 ही ले लिए। तो एग्जाम में कभी कभी क्या होता है ना, बहुत मान लो टाइम कंज्यूमिंग है, आपको टाइम ही नहीं मिल रहा डाटा बुक देखने का मान लो, तो उस इमरजेंसी केस में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अज्यूम करके लिख दो, अज्यूमिंग के केबी केसी केडी इक्वल टू 1, और आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, तो हमें प्रोसेस तो समझ में आ जाएगा कि आपको आता है ये सब चीज। तो उस केस में आप थोड़ा सा ऐसे अजम्पशन लेके आगे बढ़ सकते हैं।
बट यहाँ क्वेश्चन में सारी चीजें दी हुई है ना, एसयूटी दी हुई है, उसकी मशीनिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दी हुई है, तो सारे फैक्टर्स को डाटा बुक से निकालिए, उसकी इंडोरेंस लिमिट निकालिए, फिर वो इंडोरेंस लिमिट जो निकली वो अभी रिवर्स बाइंडिंग में निकली, लेकिन आपको तो एक्साइल लोडिंग में चाहिए, तो इसको 80% मतलब 20% और रिड्यूस करिए, और रिड्यूस करने के बाद जो आपकी इंडोरेंस लिमिट एक्साइल में आई उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करिए और फिर उसको एम्पलीट्यूड स्ट्रेस के इक्वल रखिए। सो दिस इज द केस ऑफ इनफाइनाइट लाइफ। इनफाइनाइट लाइफ के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं काफी इनपुट दे चुका हूं इस क्वेश्चन पे, क्लियर है, सब लोग कर लेंगे इसको, है ना, इसको सब लोग कर लीजिएगा। और मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, आंसर शायद यहाँ लिखा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख लीजिए, लिखा है कि नहीं लिखा है, इसका आंसर नहीं लिखा हुआ है ना, तो कोई नहीं, आप भंडारी की बुक रेफर कर लेना, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो वहां आपको आंसर मिल जाएगा, अदरवाइज मैं व्हाट्सएप पे आंसर इसका पोस्ट कर दूंगा कि इसका फाइनल आंसर क्या है, ठीक है, प्लेट थिकनेस का। तो आई थिंक आई कैन मूव नाउ टू सेकंड क्वेश्चन। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, कहीं कोई डाउट हो कैसे निकालेंगे के बी के सी, थोड़ा पूछ लो, मतलब यदि कोई डाउट है, एनीवन? सारांश प्रधान है क्लास में क्या? यस सर। हाँ, तो आपको क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। है ना, तो कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेशन करके आपको नहीं शो किया है, आपको बस मेथड बता दिया है, प्रोसेस बता दिया है, और आप इसको स्वयं करिए, और जो भी आंसर है उसको टैली कर लीजिएगा, आंसर में ठीक है। चलिए, तो आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। अब ये फाइनाइट लाइफ का क्वेश्चन है, ठीक है, तो फाइनाइट लाइफ का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब हमको कौन सा डायग्राम यूज करना है? एसएन डायग्राम यूज करना है, ये डायग्राम यूज करना है, ठीक है। तो अब हमको इस वाले पार्ट पे काम करना है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है? log ऑफ एससी को रिप्रेजेंट करता है, log ऑफ एससी, दिस पॉइंट। और ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है? log ऑफ 0.9 एसयूटी, ठीक है। अब यदि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर देखें तो ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है? log ऑफ 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10⁶ साइकिल्स, है ना। इनफाइनाइट लाइफ इंडोरेंस लिमिट का जो पॉइंट होता है वो 10⁶ साइकिल्स के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम कहते हैं एससी, ठीक है। तो 10⁶ मतलब 1 मिलियन, तो 1 मिलियन का लॉग लेना है हमें, log 10⁶। तो log 10⁶ जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 6 log 10, और बेस इसका 10 है ना, तो 6 into 1, तो कुल मिला के क्या वैल्यू आ गई? 6। तो ये वाला जो पॉइंट है ये 6 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, 6 को, ये log 10⁶ है, तो बेस ये 6 हो गया सोल्यूशन। और ये वाला जो पॉइंट है ये 1000 साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, तो एक तरह से ये जो पॉइंट है ये log 1000 यानी 10⁻³ को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो ये पॉइंट 3 को रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट। तो 3, 6 और ये log 0.9 एसयूटी और log एस, ये 4 चीजें तो एक तरह से आपको हर क्वेश्चन में करनी पड़ेंगी जो फाइनाइट लाइफ के होंगे। किसके होंगे? फाइनाइट लाइफ के क्वेश्चन। ये 4 चीजें क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखो, क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे कि एक तो तरीका ये होगा कि वो आपको ये यहाँ पे कोई पॉइंट दे देंगे कि बोले साहब इतने स्ट्रेंथ के लिए, इतने फटीग स्ट्रेंथ के लिए लाइफ बताइए, तो आपको ये पॉइंट गिवन है ना, और आपको लाइफ का पॉइंट निकालना है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जिस पॉइंट पे ये कट करेगा एसएन डायग्राम को, फिर वहां से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, जिस पॉइंट पे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट करेगा वो आपका पॉइंट होगा log नंबर ऑफ साइकिल्स n। log को मत भूलना, है ना, हर जगह log है इसमें, तो ये log नंबर ऑफ साइकिल्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे कोई स्ट्रेस दे रखा था मान लीजिए, तो उस स्ट्रेस को हम कहेंगे log SF। SF मतलब फटीग स्ट्रेंथ, फटीग स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेस? एम्पलीट्यूड स्ट्रेस, है ना, जो सिग्मा ए हम बताते हैं, दैट इज एम्पलीट्यूड स्ट्रेस। तो अब 2 पॉइंट अलग से आ गए, एक log SF आ गया, एक log n आ गया। यदि log SF गिवन है तो log n फाइंड हो सकता है, यदि log n गिवन है तो log SF फाइंड हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं?
तो ये हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग लगाते हैं सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल्स। क्या लगाते हैं? सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल्स। तो सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल तो आप जानते हो ना, मान लो एक ये ट्रायंगल हो, है ना, एक दूसरा ट्रायंगल हो, मान लो दोनों सिमेट्रिकल हैं, दे आर सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होता है? साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइड बाय साइड ऑफ सेकंड ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यही तो होता है। तो साइड ऑफ फर्स्ट अपॉन साइड ऑफ सेकंड इक्वल टू साइड ऑफ फर्स्ट अपॉन साइड ऑफ सेकंड इक्वल टू साइड ऑफ फर्स्ट अपॉन साइड ऑफ सेकंड, तीनों पेयर पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा दो ही पेयर से काम चल जाएगा, एक तो ये मान लो ये जो वर्टिकल वाली है और एक हॉरिजॉन्टल वाली है ना, इन्हीं से हमारा काम चल जाता है। तो जस्ट इसमें सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल करने से प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो बस इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा हिंट देता हूँ और फिर आज की क्लास को हम एंड करेंगे। तो इसमें देखेगा ये रोटेटिंग बार है ना, पहले मैं थोड़ा सा इसकी इंक क्लियर कर देता हूँ। तो इंक मैंने यहाँ से क्लियर कर दी। ये रोटेटिंग बार मेड ऑफ 45 C8 है ना, अगेन स्टील है, मटेरियल गिवन है, कितना मैग्नीज है बताओ भाई, मैग्नीज कितना है? 0.8%। कार्बन कितना है? 0.45। हाँ बिल्कुल, है ना। SUT 630 is subjected to completely reverse bending stress। ये भी रिवर्स बेंडिंग का केस है ना। रिवर्स बेंडिंग का केस है तो कौन सा डायग्राम यूज करना है? एसएन डायग्राम यूज करना है। अब एसएन डायग्राम में भी फाइनाइट लाइफ का केस है, फाइनाइट लाइफ का केस है, तो फाइनाइट लाइफ का केस है, इसका मतलब सिमेट्री ट्रायंगल यूज होगा। दो ट्रायंगल बनेंगे, उनमें सिमेट्री का फॉर्मूला लगना है, इतना मान लीजिए। So the corrected endurance limit of the bar is 315। अब देखो इसने corrected endurance limit, corrected का मतलब जैसे हमारा फॉर्मूला होता था SE इक्वल टू KA KB KC KD SE डैश। तो SE डैश हमारी क्या थी? स्पेसिमेन की एंड्योरेंस लिमिट थी। SE हमारा क्या है? एंड्योरेंस लिमिट ऑफ द एक्चुअल कंपोनेंट। तो SE डैश को हम KD KC KB और KA के द्वारा क्या करते हैं? करेक्ट करते हैं, है ना, उसको डायरेक्ट करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं, उसको करेक्ट करते हैं। तो ये आफ्टर करेक्शन जो मिलती है वो ऐसी कहलाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट, है ना, करेक्टेड। सो जब ये करेक्टेड है इसका मतलब आपको डायरेक्टली 315 दे रखा है ऐसी। ठीक है, तो इन दैट केस यू डोंट रिक्वायर टू फाइंड K KB KC KD फ्रॉम द डाटा बुक। देयर इज नो नीड टू फाइंड K KB KC KD फ्रॉम द डाटा बुक बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन करेक्टेड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो डायरेक्टली ऐसी दिया हुआ है, ऐसी डैश नहीं दिया हुआ है। कैलकुलेट द फटीग स्ट्रेंथ ऑफ द बार। ठीक है, तो इसमें SF निकालना है, फटीग स्ट्रेंथ निकालनी है फॉर ए लाइफ ऑफ 90,000 साइकिल, और साइकिल्स दिए हुए हैं। तो बहुत आसान है, देखो कुछ नहीं करना है, मैं तो एक डायग्राम बनाऊंगा सिंपली। सबसे पहले कौन सा पॉइंट होता है? 3 का। दूसरा पॉइंट कितना होता है? 6 का। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूंगा, ये मतलब एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ हो गई। अब ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है? log 0.9 SUT को रिप्रेजेंट करता है, दिस पॉइंट। तो log 0.9 SUT। अब SUT क्वेश्चन में गिवन है, हाउ मच इट इज गिवन? इट इज गिवन 630। तो 630 इंटू 0.9 करिए, जरा वैल्यू बताइए कितना हुआ, कैलकुलेट करते जाइए। सो 630 इंटू 0.9 हाउ मच? सारांश प्रधान मल्टीप्लाई करके मुझे बताते रहिए। 567। हाउ मच? 567। 567। यस सर। Yes, sir. 567। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये मेरा हो गया, दिस पॉइंट इज log ऑफ 567, करेक्ट। और ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 मिलियन साइकिल मतलब 6, और ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 साइकिल्स मतलब 3। log ऑफ 1000 इज 3। नाउ कम टू दिस पॉइंट, दिस इज SE, so this point is log of SE, so log of SE, and SE is given in question is 315 megapascal, so I can write it here log of 315, correct. So this point is log of 315, this point is log of 567, this point is 6 on horizontal axis, this point is 3 on horizontal axis. Now in question it is given what is the fatigue strength for 90,000 cycle. So this is the value of n equal to 90,000. So I will take a point in between 3 to 6. Yeah, 3 means 1000 cycle. This is 1 million cycle. So 90,000 cycle कहाँ पर आएगा? 90,000 cycle will lie in between 1000 cycles and 1 million cycle. इनके बीच में तो कहीं कोई वैल्यू होगी. So let that value lies over here. मैंने कहीं पर भी assume कर ली कि ये वैल्यू
90,000 साइकिल को रिप्रेजेंट करती है। तो ये मेरा पॉइंट हो गया लॉग ऑफ 90,000 है ना, दिस इज log of 90,000. I have to draw a graph, draw as a diagram on the log paper. So this is log of 90,000. Okay, I am drawing a vertical line over here. I am drawing a horizontal line over here. ठीक है, तो अब ये horizontal line पे जो पॉइंट मिला वो मेरी फटीग स्ट्रेंथ का पॉइंट है। So this is log of SF. और SF क्वेश्चन में पूछा गया है, अननोन कौन है? SF। ठीक है, अब एक यहाँ लाइन यहां से ड्रॉ कर दीजिए। तो अब देखो दो ट्रायंगल बन गए, ध्यान से देखना, ABC, ये तो छोटा ट्रायंगल हो गया, एक बड़ा ट्रायंगल देखें ADE। ठीक है, अब बताओ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं है? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE आर सिमिलर है। देखो इसका भी एंगल ये 90 डिग्री है ना, दोनों के एंगल 90 है, ये वाले एंगल करस्पॉन्डिंग है, ये एंगल कॉमन है दोनों में। So all the three angles of the first triangle are equal to all the three angles of the second triangle. That's why the triangles are similar. ठीक है, and once the triangles are similar, their corresponding sides will be proportional. तो देखो पहले वाले की साइड कितनी है? AB। पहले वाले की साइड क्या है? AB। दूसरे वाले की साइड क्या है? AD। तो you can write AB divided by AD equal to the side of the first triangle is BC. So you can write BC, and side of the second triangle is DE. So you can write DE. This you can write with the help of symmetry of triangles. Now, how you can find AB? You can find AB log of 567 minus log of SF. AB को कैसे फाइंड कर सकते हो? log of 567 में से log of SF माइनस कर दो, है ना। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ log of, यहाँ लिख देते हैं log of 567 माइनस log of SF। ये मेरा न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर क्या था? AD। तो AD को कैसे फाइंड कर सकते हैं? AD को फाइंड करने के लिए log of 567 में से log of 315 माइनस कर दीजिए। तो log of 567 माइनस log of 315। ठीक है, AD को फाइंड कर लिया मैंने। A पॉइंट की वैल्यू क्या है? log 567। D पॉइंट की वैल्यू क्या है? log 315। तो दोनों को माइनस करेंगे तो AD की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे क्या चाहिए? आई नीड BC। तो BC कैसे फाइंड कर सकते हैं? द C पॉइंट रिप्रेजेंट log of 90,000 एंड दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स 3। तो आई कैन सब्ट्रैक्ट log of 90,000 minus 3। सो आई कैन राइट log of 90,000 minus 3। ये BC हो गया। अब नाउ आई नीड DE। सो DE कैन बी फाउंड, E is representing 6 and D is representing 3. So I can just write 6 minus 3. ठीक है, so I have this equation by similarity of the triangles. How many unknowns are in this equation? One. Only one unknown is there, that is SF, है ना। आप ये पूरे इक्वेशन में देख पा रहे हैं, ये लॉग के फॉर्म में इक्वेशन है, लेकिन इसके अंदर जो अननोन है वो केवल SF अननोन है। तो by solving this equation you can find SF, and that is the fatigue strength for 90,000 cycle. तो क्वेश्चन में SF ही तो निकालना है, तो आप SF निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको बस सॉल्व कर लेंगे आप। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। हाँ बोलिए सर, आपने 90,000 कैसे लोकेट किया? 90,000 कैसे लोकेट किया? देखो ऐसे लोकेट किया कि ये 3 का मतलब क्या था? log of 1000 है ना, log of 1000 था ये। सॉरी, 3 point is representing log of 1000 and 6 point is representing log of 1 million 10 to the power 6। ठीक है, 1000 साइकिल्स का पॉइंट ये है लॉग के साथ, है ना, और ये वाला पॉइंट 1 मिलियन साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है लॉग के साथ। तो 90,000 जो पॉइंट आएगा वो 1000 और 1 मिलियन के बीच में ही तो होगा। यस। हाँ, तो इन बिटवीन कहीं भी मार्क कर लिया। अब ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली मिड में होगा, ऐसा नहीं है। इट विल बी समवेयर इन बिटवीन, कहीं भी बना लीजिए, उसी तरह से फिगर बन जाएगी। यदि अब यहाँ पे आपने अज्यूम किया होता तो आपकी लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाती, फिर भी वही सिमिलरिटी ट्रायंगल बन जाते, आंसर्स में कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, तो कहीं से भी आप अज्यूम करके बीच में कहीं भी एक पॉइंट लिख के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो फाइनाइट लाइफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका यही है, जस्ट मार्क द पॉइंट फॉर द 1000 साइकिल, देन मार्क द पॉइंट फॉर द 1 मिलियन साइकिल, है ना, देन यूज सिमेट्री ऑफ द ट्रायंगल्स, मेक द इक्वेशन and solve that equation, then you can find the fatigue strength of that component. So question is clear। मैं दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको व्हाट्सएप कर दूंगा।
और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। यदि आपका कोई क्वेरी है देन प्लीज यू कैन आस्क, म्यूट योर माइक एंड आस्क। सर एक पीपीटी भेज दीजिए। हाँ, ये मैं सेंड आपको अपलोड कर देता हूँ आपके पोर्टल पर। यस सर। कंप्लीट पूरी शुरू से लेके अब तक जितना भी इसमें है फ्लक्चुएटिंग, बाकी मैं कर चुका हूँ Yes, आपको। sir. यस सर, बाकी इससे पहले के स्टैटिक के मैं सब कर चुका हूँ और ये आपको कर दूंगा। ओके ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल अगेन सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स, है ना, बिकॉज इनफाइनाइट लाइफ एंड फाइनाइट लाइफ प्रॉब्लम्स आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स, है ना। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन के साथ उनको कैसे यूज करना है, तो अभी इसमें काफी 2-3 क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स ही करने वाले हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो एंड फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो थैंक you very much. Stay home, stay safe. Now I am stop sharing and leaving the meeting. Thank you very much.